everyone, this is Janvi and welcome to Study C। हमने क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इटली यूनिफाइड। अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा कि कैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, कितने स्ट्रगल्स करने पड़े। अब जब तक एफर्ट्स नहीं करोगे तब तक आपके फेवर में आउटकम्स आएंगे ही नहीं, आपके फेवर में रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो यहाँ भी काफी एफर्ट्स किए गए तब जाके इनके फेवर में रिजल्ट आया जो क्या था, इंडिपेंडेंस। इन्हें नेशन स्टेट बनाने की एक तरह से परमिशन मिल गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफी स्ट्रगल किए और अपने राइट्स की बात सामने रखी, किंग के सामने रखी। इटली बिफोर यूनिफिकेशन। अब ये यूनिफाई कैसे हुआ वो जानने से पहले हम एक शॉर्ट व्यू देखेंगे कि ये कैसा था जब ये यूनिफाइड नहीं था, यानी इटली यूनिफिकेशन से पहले कैसा था। अर्ली 19th सेंचुरी यानी 1801 से 1850 का टाइम पीरियड जो है वो अर्ली 19th सेंचुरी है। तो अर्ली 19th सेंचुरी में इटली एक फ्रेगमेंटेड लैंड था। जैसे जर्मनी 39 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था, वैसे ही इटली भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था। अलग अलग किंगडम्स, डिफरेंट किंगडम्स रूल कर रही थी इटली के डिफरेंट पार्ट्स पे। नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था, ऑस्ट्रिया का रूल था। सेंट्रल एरिया में इटली का जो सेंट्रल रीजन है, बीच का जो एरिया है, वहां पे पोप का रूल था, यानी क्रिश्चियंस के जो रिलीजियस हेड होते हैं पोप, उनका रूल था, उनके अकॉर्डिंग सब चलता था। देन साउथ में यानी सर्दर्न इटली रीजन में किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, ये जो टू सिसिलीज वाला एरिया है वहां पे बर्बन किंग्स का रूल था। ये बर्बन किंग्स फ्रांस में, यूके में रूल कर रहे बर्बन किंग्स से अलग है। Only Sardinia Piedmont was ruled by an Italian dynasty। अब इतना बड़ा एरिया था, पूरी इटली में से सिर्फ दो रीजन, जो सार्डिनिया पेडमोंट वाला जो रीजन है, एरिया है, सिर्फ उतने पे ही इटालियन डायनेस्टी यानी इटली के रूलर्स का अधिकार था, वो लोग रूल कर रहे थे। रोल ऑफ नेशनलिस्ट। अब इतना हमने जाना कि यूनिफिकेशन से पहले इटली कैसा था। अब हम देखेंगे कि नेशनलिस्ट ने कैसे अपना रोल प्ले किया, कैसे लोगों के राइट्स के बारे में वॉइस रेज करी, आवाज उठाई अपनी। सबसे पहले नेशनलिस्ट हमारे पास आते हैं गिउसेppe मज़ीनी, जिनके बारे में हम पिछले कुछ लेक्चर्स में भी समझ के आए हैं। और गिउसेppe मज़ीनी ने यंग इटली, ये जो सीक्रेट सोसाइटी थी, ये बनाई ताकि इटली को यूनिफाई करवाया जा सके, आजाद करवाया जा सके और इटली को एक राज्य, एक नेशन स्टेट बनाया जा सके। नेक्स्ट नेशनलिस्ट हैं काउंट कैमिलो दे कैबर्ड। इनका मानना था कि मोनार्की लेड यूनिफिकेशन होना चाहिए, यानी यूनिफाई तो हो, इटली के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो साथ में बनके एक स्टेट, एक नेशन तो बने, बट फिर भी रूल किसका रहे, किंग का। यानी वो चाहते थे कि हमारी इटली एक नेशन स्टेट तो बन जाए बट फिर भी हम पे राजा का ही रूल रहे। तो ये चाहते थे कि मोनार्की लेड यूनिफिकेशन हो। देन आते हैं एक और हमारे नेशनलिस्ट गिउसेppe गैरिबाल्डी, लेड मिलिट्री कैंपेन्स इन द साउथ ऑफ इटली। अब नॉर्दर्न सेंट्रल रीजन जब कॉन्कर कर लिया, इटालियन डायनेस्टी ने जब सेंट्रल और नॉर्दर्न रीजन जीत लिया, अपने कब्जे में कर लिया, तब गैरिबाल्डी को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप अब मिलिट्री कैंपेन्स चलाओ, वॉर्स लड़ो और जो साउथ वाला एरिया है इटली का, जो साउथ वाला एरिया जहाँ पे बर्बन किंग्स रूल कर रहे हैं, उसे जीत के लेके आओ और इटालियन किंग के ही अंडर में बाद में ये पूरी इटली आती है। क्यों? क्योंकि ये अपने मिशन में सक्सेसफुल हुए थे। इन्होंने जो इटली का सदर्न पार्ट है उसे जीत लिया था वॉर्स के थ्रू। पर ये जो सेंट्रल पार्ट था पोप वाला, यानी पोप जहाँ पे रूल किया करते थे, वहां पे वॉर्स लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पोप ने सरेंडर कर दिया था पहले ही। हाँ, नॉर्थ और साउथ में जरूर वॉर्स लड़के तब जाके इटली का जो एरिया है वो दूसरे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर और बर्बन किंग्स के रूल से छुड़वाया गया था।
लेकिन सेंट्रल एरिया में कहीं भी वॉर नहीं लड़ी गई। अब हमने ये देखा नेशनलिस्ट का क्या रोल था। अब देखते हैं स्टेप्स टुवर्ड यूनिफिकेशन, कैसे यूनिफाई करवाया गया, क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे इटली को यूनिफाई करवाने में, सारे स्टेट्स को, किंगडम्स को आपस में जोड़ने के लिए। 1848 का रेवोल्यूशन सबसे मेन जो रेवोल्यूशन है जिसके बारे में हम पढ़ के भी आए हैं पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले वो वीडियोस देख के आएं, जिससे एक स्टोरी फॉर्मेट में सारी चीजें आपको समझ में आए। तो 1848 में रेवोल्यूशन हुआ था। जर्मनी में भी 1848 में रेवोल्यूशन हुआ कि जर्मनी को भी यूनिफाई करवाया जा सके, बट उनका जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया था। ऐसे ही इटली में भी 1848 में रेवोल्यूशन चल रहे थे इटली को एक नेशन स्टेट बनाने के लिए। वहां भी एक तरह से फेल ही हुए थे अपने अटेम्प्ट में, इटली में भी फेलियर ही देखने को मिला 1848 के रेवोल्यूशन में। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि इनके एफर्ट्स वेस्ट चले गए थे। इनके जो एफर्ट्स थे, जो इन्होंने 1848 का रेवोल्यूशन किया था, क्रांति लाए थे, क्रांतिकारियों ने एक तरह से अपनी आवाज उठाई थी, तो उसके रिजल्ट के तौर पे आगे और नेशनलिस्ट्स जो हैं उन्होंने इन्हें सपोर्ट करना शुरू किया और नेशनलिज्म की जो फीलिंग है लोगों के मन में फैलती चली गई। तो यानी इनके एफर्ट्स वेस्ट नहीं गए थे। हालांकि ये अपना गोल अचीव नहीं कर पाए, यानी नेशन स्टेट नहीं बना पाए, बट इनके एफर्ट्स भी वेस्ट नहीं गए। कैवोर्स डिप्लोमेसी, अब ये यहाँ पे जो काउंट कैमिलो डी कैवोर हैं, इन्होंने कहा था कि मतलब इन्हें क्या चाहिए था, मोनार्की लेड यूनिफिकेशन, राजा का रूल रहे और इटली यूनिफाई भी हो जाए, इन्हें ऐसा चाहिए था। ठीक है, तो कैवोर ने क्या किया, डिप्लोमेसी यानी एक तरह से समझौता किया फ्रांस के साथ। तो फ्रांस के साथ इन्होंने जुड़ करके, हाथ मिला करके ऑस्ट्रिया को हराया, यानी फ्रांस और इटली इन दोनों ने मिल करके ऑस्ट्रिया को हराया। ऑस्ट्रियन एम्पायर में जो रूलर्स हैं उनके साथ इन्होंने वॉर लड़ी और उसमें ये जीते भी, इटली और फ्रांस। 1861 में किंग विक्टर इमैनुअल II जो है ये इटली के राजा बने और इटली एक तरह से यूनिफाई हो चुका था इस टाइम पे। पूरे इटली के यूनिफाई होने के बाद, यानी नॉर्थ, सेंट्रल, सदर्न पार्ट, पूरे इटली को जोड़ देने के बाद इटालियन डायनेस्टी का रूल शुरू हुआ पूरे इटालियन रीजन पे। और किंग कौन बने, विक्टर इमैनुअल II। 1871 तक इटली जो है ये एक यूनाइटेड नेशन बन चुका था और इसकी कैपिटल क्या थी, रोम। नेचर ऑफ अ न्यू इटालियन स्टेट, अब ये जो नया यूनिफाइड इटालियन स्टेट बना, नेशन बना, उसके क्या क्या फीचर्स थे। इट वॉज नॉट अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एज मजीनी हैड ड्रीम्ड। अब ये जो गिउसेप मजीनी थे ये चाहते थे कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो, इटालियन रिपब्लिक बने जहां पे लोगों के सारे राइट्स के बारे में बात की जाए। बट जो इटालियन स्टेट बना, इटली जब यूनिफाई हुआ तो ऐसा नहीं था कि वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी गई, लोकतंत्र नहीं लाया गया। लार्ज रीजनल डिफरेंसेस रिमेन, अभी भी भले ही एक ही राजा रूल कर रहा है इतने बड़े एरिया पे, पूरी इटली पे, लेकिन फिर भी जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा थे। इटली ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा देश है, इंडिया के कंपैरिजन में बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा नेशन है, बट फिर भी वहां पे भी बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिल रही थी। जैसे नॉर्थ के एरिया में इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी, लेकिन वहीं अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में अभी तक एग्रीकल्चरल एंड पुअर सोसाइटीज थी। वहां पे लोग इतने रिच नहीं थे, वो अपने सर्वाइवल को तरसते थे और एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे, यानी कि एग्रीकल्चर, खेती पर ही उनकी जो पूरी लाइफ है वो डिपेंड करती थी। Italy emerged as a new European nation state and it inspired other nationalist struggles. अब इटली एक नया नेशन स्टेट बना यूरोप में, और जब इटली आजाद हुआ, एक नेशन स्टेट बना, तब इसी से काफी दूसरे कंट्रीज के, दूसरे एरिया के जो लोग हैं वो इंस्पायर हुए, उन्होंने भी नेशनलिस्ट स्ट्रगल करने स्टार्ट कर दिए। तो ये पूरी कहानी थी कि कैसे इटली यूनिफाई हुआ, कैसे इटली में अलग अलग जो रूलर्स थे वो रूल किया करते थे और अलग अलग नेशनलिस्ट के क्या मतलब क्या आइडियोलॉजीज थी, अलग अलग
नेशनलिस्ट्स क्या सोचते थे, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, उस सब के बारे में हमने इसमें जाना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।